सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहलें कौन कौन सी पहल हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI और GBA। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये भारत के नेतृत्व वाली कुछ इनिशिएटिव्स हैं और अभी पूछ रहे हैं अभी इसमें कौन सा देश शामिल हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन। तो याद रखना है, जो जॉर्डन देश है यह भारत के द्वारा शुरू की गई 3 बड़ी अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में शामिल हो गया है। और वो 3 योजनाएं या 3 जो पहल हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। दूसरा जो मैंने आपको बताया CDRI मतलब कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्देश्य है ऐसी मजबूत सड़कें, पुल और इमारतें बनाना जो प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहे। और तीसरी पहल है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये जैव ईंधन जैसे इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देता है जिससे प्रदूषण कम हो। तो ये तीनों के तीनों पहले शुरू की गई है भारत के द्वारा और अभी इसमें शामिल हो गया है जॉर्डन। अब इसमें शामिल होने का क्या अर्थ है कि जॉर्डन अब इन योजनाओं में भाग लेगा, भारत और जॉर्डन के बीच सहयोग बढ़ेगा और स्वच्छ ऊर्जा, आपदा सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में ये मिलकर काम करेंगे। आपको ये भी बता दूं, पिछले साल 2025 में नामीबिया भी इसमें शामिल हुआ था। जो तीन इनिशिएटिव्स हैं, एक बार उनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सबसे पहले बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसको शुरू किया था। काम क्या होता है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा देश सूरज की रोशनी से बिजली बनाए, यानी कि सोलर एनर्जी। इससे फायदा क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, बिजली सस्ती और साफ मिलेगी, क्लीन एनर्जी। दूसरी पहल है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भारत ने ही शुरू किया था, भारत की पहल है। कब शुरू किया था, 2019 में। इसका काम क्या है, ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो आपदाओं में, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, उसमें भी वो टिका रहे, सही सलामत रहे, टूटे फूटे ना। फायदा क्या होगा, इससे जान माल का नुकसान कम होगा अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो। और तीसरा इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसको G20 के दौरान हमने शुरू किया था 2023 में, जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। काम क्या है, जैव ईंधन बायोफ्यूल को बढ़ावा देना है, मतलब जो फसलों से, जैसे गन्ने वगैरह से बनने वाले जो ईंधन है, बायोफ्यूल जिसे हम कहते हैं, अगर इसको बढ़ावा मिलेगा तो हमारी जो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी और इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि फसलें तो किसान ही उगाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में मैंने आपको लगे तो ये भी बता दिया कब कौन से शुरू हुई थी और क्या इनका उद्देश्य है, बिल्कुल शॉर्ट में। तो अभी इन तीनों में शामिल हो गया जॉर्डन। जॉर्डन की बात कर लें तो ये रहा मैप में जॉर्डन। कैपिटल अम्मान होती है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, प्रधानमंत्री हैं जफर हसन। आपको ये भी बता दूं, जॉर्डन 2024 में कुष्ठ रोग लेप्रोसिस को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। उस कारण से भी जॉर्डन आपको याद होगा। अब यहाँ पे जो लिस्ट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, यहाँ पे न्यू मेंबर वाली लिस्ट हम देखेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में नवीनतम सदस्य देश कौन से रहे। जैसे कि G20 में सबसे नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया में है। और ब्रिक्स का नवीनतम देश ये 10वें नंबर का बना था इंडोनेशिया। उससे पहले इसमें ईरान, UAE, इथोपिया और इजिप्ट भी शामिल हुआ था। अर्जेंटीना भी हुआ था लेकिन उसने मना कर दिया था, और सऊदी अरब ने बोला था लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। आसियान का 11वां सबसे नवीनतम सदस्य देश है ईस्ट तिमोर। SCO का सबसे नवीनतम 10वां सदस्य देश बेलारूस है, उससे पहले 9वां ईरान बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जरूर याद रखना, अभी लेटेस्ट है ये तो। 2024 में इसका नवीनतम 191 नंबर का मेंबर कंट्री बना था लिंगटेनस्टाइन, ये देश है। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का कंट्री नाउरू बना था। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, सबसे लेटेस्ट बना था साउथ सुडान। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना था। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आप मुझे बताओ, अभी सबसे लेटेस्ट, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, अभी सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सा बना था। वैसे 100वें नंबर का पराग्वे बना था, उससे पहले 99 नंबर का स्पेन और 101वां जरूर याद रखना नेपाल बना था। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया है। वैसे अभी 21 देश हो चुके हैं यूरो को अपनाने वाले। 21वां देश कौन सा है बता सकते हो, तो फिर याद रखना बुल्गारिया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य बना था 11वें नंबर का, कौन सा, उज्बेकिस्तान। उससे पहले कोलंबिया और उससे पहले अल्जीरिया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम मेंबर 69 नंबर का बना था इजराइल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश नाउरू बना था 110वां। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां देश जमैका बना था। ब्रिक्स ग्रुप का नया पार्टनर स्टेट बना था नाइजीरिया। ओपेक प्लस में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य ब्राजील है। वैसे अभी हमने कल ही पढ़ा था ओपेक, और ओपेक प्लस से अभी बाहर हो गया कौन, UAE। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका 182वां देश भी बन चुका है बेलीज।
181वां भी मैंने ऊपर ही बताया था, जमैका बना था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश अभी हंगरी बना था। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मिशन सक्षम की शुरुआत किसने की है, तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई के जो गवर्नर है कौन, संजय मल्होत्रा जी, अभी उन्होंने ही मिशन सक्षम नाम से एक नई योजना शुरू की है। क्या है ये योजना? ये एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें देश के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके करीब 1,40,000 कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन याद रखना किन के कर्मचारियों को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनके कर्मचारियों को। और क्यों शुरू की गई है ये योजना? ताकि जो बैंक के कर्मचारी हैं वो अपने काम में ज़्यादा कुशल, ज़्यादा स्किल्ड बने, नियमों का सही से पालन करें और बैंक को मजबूत और सुरक्षित तरीके से चलाने में वो सक्षम बने। तो इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है, बैंक के काम करने का तरीका बेहतर बन सके, जोखिम यानी कि रिस्क को सही तरीके से वो संभालना सीख सके, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव कर सकें, इसमें मजबूत बने और नियमों का सही से पालन करें ताकि बैंक बंद न हो और इस तरह से बैंक का भविष्य ज़्यादा मजबूत बने। क्योंकि आपने बहुत सी बार देखा होगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो अक्सर डूबते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, उनके लाइसेंस रद्द होते रहते हैं, इनके साथ बहुत समस्या है। तो उन्हीं के लिए ये योजना भी शुरू की है आरबीआई ने। आरबीआई की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और किसकी सिफारिश पर इसका गठन होता है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के हैं ये। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। 4 डेप्यूटी गवर्नर मिल जाएंगे, शिरीष चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, आरबीआई से ये सभी पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसका सदस्य अभी किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा पीवी सिंधु को। हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, शटलर है पीवी सिंधु, और अभी इन्हीं को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल का सदस्य मेंबर बनाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब वह खिलाड़ी तो है ही सही, बैडमिंटन प्लेयर है, अभी वो वर्तमान में रिटायर नहीं हुई है, तो खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों की आवाज उठाने का काम भी वो करेंगी। आपको याद होगा अभी दिसंबर में हमने पढ़ा था पीवी सिंधु को 2026 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया था और इसी वजह से उन्हें बीडब्ल्यूएफ परिषद में वोट देने का अधिकार मिल गया, यानी वे नियम और नीतियां तय करने में अपनी राय दे सकेंगी क्योंकि वो उसकी सदस्य बन गई है ना। तो जब भी बैडमिंटन खेल से संबंधित कोई भी नियम बनाए जाएंगे या कोई भी नीति बनाई जाएगी या कोई भी अगर उनको बात उठानी होगी तो मीटिंग में वो अपनी बात उठा पाएंगी, अपनी बात रख पाएंगी, अपनी राय दे पाएंगी। तो वही इनका काम मैंने आपको बताया, दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी मुद्दे होंगी, उनको वहां पे वो उठा पाएंगी मीटिंग में। तो इस तरह से खेल को बेहतर बनाने के लिए वो फैसलों में भाग ले पाएंगे। मतलब खिलाड़ी भी हैं अभी वर्तमान में। आमतौर पर ऐसा मौका एक खिलाड़ी को नहीं मिलता जब वो खेल रहा होता है। रिटायरमेंट के बाद तो भले ही बन जाते हैं, लेकिन साथ में खेल भी रहे हैं और इस तरह का मौका भी मिल गया उनको सदस्य बनने का, अपनी बात रखने का, बहुत कम ऐसा देखा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। पीवी सिंधु से कुछ पॉइंट्स मैं आपको कराता हूँ। पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई थी और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बनी। उन्होंने 732 सिंगल्स खेले थे जिसमें 500 में जीत दर्ज की और जो 2016 के रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 वाले और 2018 वाले थे इन्होंने गोल्ड जीता था। वैसे 2013 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2015 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। और इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? शटलिंग टू द टॉप, जिसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। ठीक है, तो ये पीवी सिंधु जी से सारे बातें हमने कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में मराठी फिल्म है, 2 फिल्में हैं, एक का नाम है जीव और एक है अप्रैल मई 99। तो अभी इन फिल्मों को किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है? तो सही उत्तर होगा कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये दोनों की दोनों मराठी फिल्में हैं, एक का नाम है जीव द क्रिएचर और दूसरी है अप्रैल मई 99। और इन दोनों फिल्मों को दुनिया का एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, आपने नाम सुना होगा, कांस फिल्म फेस्टिवल, और उसमें फिल्म मार्केट कैटेगरी में, फिल्म मार्केट सेक्शन में इनको चुना गया है। फिल्मों के बारे में आपको बता दूं, ये जो जीव नाम की फिल्म है, जीव द क्रिएचर, इसके डायरेक्टर हैं रविंद्र जाधव। ये फिल्म महाराष्ट्र के आदिवासी कोंकणी समाज की परंपराओं और जीवन को दिखाती है। जबकि दूसरी जो फिल्म है अप्रैल मई 99, उसके डायरेक्टर हैं रोहन मपुस्कार
और ये फिल्म दोस्ती, प्यार और खुद को समझने और छुट्टियों की यादों पर आधारित है। अच्छा, मराठी फिल्म है ना, मराठी से मुझे याद आता है कि जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पहले 6 थी, अभी 5 शामिल हुई थी, उसमें एक मराठी भी थी। वैसे पूरी 5 अगर आपको बताऊं तो एक तो मराठी हो गई, बंगाली, प्राकृत, पाली और असमिया। तो अब टोटल हमारे पास कितनी हो गई है क्लासिकल लैंग्वेजेस? 11 हो गई हैं। अब इसी तरह से जो फिल्मों से संबंधित अवार्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑस्कर अवार्ड, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ 2026 के, क्योंकि दिए जा चुके हैं। इसी को हम अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स को। इस बार 98 नंबर का एडिशन था। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था वन बैटल आफ्टर अनादर को। बेस्ट डायरेक्टर रहे इसी मूवी के पॉल थॉमस। बेस्ट एक्टर है मिशेल बी जॉर्डन बोल दो, कौन सी मूवी के लिए? सिनर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकले, हेमनेट मूवी के लिए। और यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था सेंटिमेंटल वैल्यूज, ये फिल्म है नॉर्वे की, उसको मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना आप। तो आंसर क्या होगा इसका? 594 किलोमीटर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 29 अप्रैल को ही उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे याद रखना मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। लंबाई की बात करोगे 594 किलोमीटर ये लंबा है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। वैसे आपको बता दूं, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, ये प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश ही आंसर करना। लेकिन जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उनमें सबसे लंबा ये है। ये 6 लेन का है एक्सप्रेसवे, 6 लेन है इसमें, जो कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। मतलब मेरठ से प्रयागराज जाने में पहले 10-11 घंटे लगते थे, लेकिन अब इससे जाओगे इस रूट से तो मात्र 5-6 घंटे में पहुंच जाओगे। इसको बनाने में कुल लागत कितनी आई है? तो अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट आप याद रख लो 37,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, कई जगह 36, 500, 300 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो 36 से 37 के बीच में इसमें खर्चा आया है। बनने में 5 साल लगे हैं इसको। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों और 500 से ज्यादा गांव को जोड़ता है। कुछ इसकी खास बातों की बात कर लें, हर 75 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, ट्रॉमा सेंटर, फूड कोर्ट और ठहरने की सुविधा आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसी एक्सप्रेसवे पे बीच में एक हिस्सा है 3.5 किलोमीटर का, वहां पे हमने फाइटर जेट लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाया है। मतलब उस हिस्से पे इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन कोई ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे हम हमारे जो फाइटर जेट है उनको लैंड करा सकते हैं। और ये हिस्सा कहाँ पर है? शाहजहांपुर के पास में है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है, मतलब रात्रि में भी उतर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करवा दिया। आपको याद दिलाऊंगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अभी 14 अप्रैल की बात है, जब मोदी जी ने ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया था। उसकी लंबाई है 213 किलोमीटर, वो भी 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली के अक्षरधाम को देहरादून से जोड़ता है। और इसी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा है जो कि राजाजी नेशनल पार्क से भी निकलता है, जिसको हमने बोला एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। एलिवेटेड है मतलब ऐसे पुल की तरह ऊपर उठा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं। वो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की लंबाई अगर आपसे पूछेंगे तो वो 12 किलोमीटर लंबा है, जो कि किस नेशनल पार्क के अंदर से निकल रहा है? राजाजी नेशनल पार्क के नीचे के अंदर से निकल रहा है। उसके नीचे से जानवर इधर उधर जा सकते, इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखने हैं आपको, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व पशु चिकित्सा दिवस हमने जो मनाया 2026 में, उसकी थीम क्या है? थीम पूछ रहे हैं आपसे, तो आंसर होगा वेटरिनेरियंस गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। हिंदी में बोलोगे तो पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। तो वर्ल्ड वेटरनरीज डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में विश्व पशु चिकित्सा दिवस। इसका कोई डे फिक्स नहीं होता, एक्चुअली में अप्रैल के आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। तो वो हमने मनाया 25 अप्रैल को, आखिरी शनिवार 25 अप्रैल को था। और थीम क्या रही? पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। मनाने का उद्देश्य क्या होता है? जो पशु डॉक्टरों के काम को सम्मान देना और लोगों को जागरूक करना कि भैया ये जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं ये कितने जरूरी हैं। अगर वो पशुओं का सही समय पे इलाज नहीं करेंगे तो पशुओं की जो बीमारियां हैं वो इंसानों तक फैल जाती है। ठीक है, तो ये दिवस याद रखना, थीम याद रखना। और पशुओं से एक और इम्पोर्टेंट दिवस होता है वैसे, वर्ल्ड एनिमल डे, हम हर बार पढ़ते हैं, जो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। वैसे इस बार 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस भी होता है, ये भी याद रखना। तो इस बार 25 अप्रैल को आपके 2 दिवस हो गए, वर्ल्ड वेटरिनरी डे और विश्व पेंगुइन डे। अब दिवस वाला प्रश्न है,
और वैसे हम मई में एंटर कर चुके हैं, तो एक लास्ट मौका है हमारे पास। अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती थी, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी था और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी था। 21 अप्रैल को अभी पहली बार हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस के रूप में भी मनाया। उसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रगति नाम का एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, अभी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा मेघालय में। तो प्रगति ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन अभी भारतीय सेना ने किया। इसमें हमारे 11 मित्र देश हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन अभी 18 से लेके 31 मई तक होगा। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में होगा। प्रगति का मतलब क्या होता है? देखो, प्रगति का मतलब भी है यहाँ पे पार्टनरशिप ऑफ रिलीजन आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। और ये भारत का 11 मित्र देशों के साथ मिलकर किया जाने वाला एक पहला ऐसा एक्सरसाइज है जो हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी पर आधारित है। मतलब पहली बार हो रहा है ये। तो प्रगति अभ्यास याद रखेंगे, आयोजन किया भारतीय सेना ने। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज करा देता हूँ अभी 2026 में जो भी हुए। एक धर्मागार्जन अभ्यास हमने पढ़ा था भारत जापान के बीच में। कहाँ पर? उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने किया था आयोजन राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार भारत यूएस के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में। जबकि वज्रघात भारतीय सेना ने आयोजन किया राजस्थान में। लामिती अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सेतु अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में, जो मलक्का जल संधि है उसके पास। मिलान अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, द्विपक्षीय अभ्यास है हमारा और एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, हर 2 साल में होता है। बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, अभी हुआ था विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने आयोजन किया राजस्थान में। सागर कवच मॉक ड्रिल अभ्यास भारतीय तटरक्षक बलों ने किया था माहे और केरल के तटों पर। सी ड्रैगन अभ्यास यूएस नेवी ने आयोजन किया था, भारत ने भी हिस्सा लिया गुआम क्षेत्र में। और अमोघ ज्वाला अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। काकाडू अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी गया था। शक्ति द्वीप अभ्यास ये हमारा त्रिसेवा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, अंडमान निकोबार कमान ने आयोजन किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ट्राई सर्विस मतलब हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ मिस्र में। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम-1। और वैसे देखो, ये प्रश्न आपके लिए नया नहीं है। अगर डेली आप क्रिक एग्जाम से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये मैं आपको बहुत बार रिवाइज करा चुका हूँ। तो अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ? फिर क्योंकि अभी ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में? अभी आपको बताता हूँ। तो पहले तो याद रखना, स्काई रूट एरोस्पेस ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है हैदराबाद की, और इसी ने भारत का पहला ये प्राइवेट रॉकेट बनाया है, या प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट आप इसे कह दो, जिसका नाम है विक्रम-1। और अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेड्डी, अभी उन्होंने इसको लॉन्च करने के लिए, मतलब लॉन्च साइट पर भेजने के लिए रवाना कर दिया है। मतलब अब इसे फाइनली हम लॉन्च करेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि बना रहे बन गया, लेकिन अब लॉन्च करेंगे। तो अभी इसको भेज दिया, रवाना कर दिया। तेलंगाना से निकलकर ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जा रहा है, वहीं से इसको लॉन्च करेंगे। तो याद रखना, ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। अच्छा, ऑर्बिटल रॉकेट का क्या मतलब हो गया? ऑर्बिटल रॉकेट कैसा रॉकेट होता है? भाई पहला प्राइवेट है, ये तो समझ में आ गया, प्राइवेट कंपनी ने बनाया। लेकिन ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब ये हो गया एक ऐसा रॉकेट जो किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित करता है। और जब वो ऑर्बिट में स्थापित होगा सैटेलाइट, तो वो फिर धरती के चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा, गिरेगा नहीं। तो सही से ऑर्बिट में
उसको स्थापित करता है। इसकी कुछ खास बातें की बात कर ले इस रॉकेट की, ये 350 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ले जा सकता है, इसकी क्षमता है इतनी। और ये सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा, और ऐसा कहा जा रहा है अभी जून महीने तक इसको फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि 2022 में इसी कंपनी ने, स्काईरूट कंपनी, हैदराबाद की कंपनी, इसने विक्रम एस, जो कि एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था, उसको भी लॉन्च किया था। विक्रम एस उसका नाम था, और ये विक्रम 1 है जो हम पढ़ रहे हैं। विक्रम एस और विक्रम 1 में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमने कहा विक्रम एस ये एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था, मतलब ये अंतरिक्ष की सीमा तक नहीं गया था, उसकी सीमा से पहले ही ये वापस आ गया और समुद्र में गिर गया था, मतलब ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया, यूं समझो। और विक्रम 1 क्या है, ये एक ऑर्बिटल रॉकेट है जिसका उद्देश्य यही है, सैटेलाइट को ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, ऑर्बिट में ही स्थापित करके आएगा, पहले से नहीं आएगा। तो दोनों में ये अंतर था, वो सब ऑर्बिटल था, ये ऑर्बिटल है। अच्छा, स्काईरूट एरोस्पेस मैंने आपको बता ही दिया, मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे आप। कुछ इसी तरह से रॉकेट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। देखो, रॉकेट वाला ही तो प्रश्न चल रहा है, तो वही चल, तो देख। एक हमने पढ़ा था इंटूटिव कंपनी, अमेरिका की है, अभी चांद के साउथ पोल पर जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी। इसके लैंडर का नाम है ओडिसिया। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने। और कौन न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट का परीक्षण करेगा, ये बात कही है नासा ने, न्यूक्लियर एनर्जी रॉकेट उड़ाएंगे। हमने पढ़ा पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट है SR-75। इसका पहली बार सफल परीक्षण किया था किसने, हाई इंपल्स, ये कंपनी जर्मनी की है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, और उस इंजन का नाम है अग्निलैट, और जिस रॉकेट में इसका इस्तेमाल होगा उसका नाम है अग्निबाण। उसके अलावा साउथ कोरिया के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम है नूरी। भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट का नाम विक्रम एस है, ये जो आज हमने पढ़ा वही है, इसे स्काईरूट कंपनी ने बनाया। और हमने ये भी पढ़ा था स्काईरूट ने ही भारत का पहला निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का भी परीक्षण किया था। और ये दोनों पॉइंट आज हमने पढ़ी लिए हैं, विक्रम 1 और विक्रम एस वाले। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है, तो इसको जीत लिया। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। 24 से लेकर 29 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ था, कहां पर, आयरलैंड में। इसको ऑर्गेनाइज किया था IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ने, और इसको जीत लिया सौरव कोठारी ने। इन्होंने फाइनल में हराया, या यूं कह दूं सिल्वर जीता, पंकज आडवाणी ने। दोनों भारतीय हैं, गोल्ड भी हमारे पास आ गया और सिल्वर भी हमारे पास आ गया, ऐसा कह सकते। और मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले साल वाला जो यही टाइटल है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025, देखो हमने पढ़ा था, पढ़ते हैं हम हमेशा जब भी बिलियर्ड्स की, स्नूकर की हम बात करते हैं, तो उसको भी सौरव कोठारी ने ही जीता था। इस बार वाला भी उन्होंने जीत लिया। उसके अलावा 2025 में जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई थी उसको भी सौरव कोठारी ने जीता था, पंकज आडवाणी को हरा के। अभी पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी, उनका भी निधन हो गया, वो कोलकाता से थे। और याद रखना, वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, विल्सन जॉन्स, 1958 की ये बात है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को। आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार ये खास सम्मान है जो कि भारत के शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। अभी ये पुरस्कार एक कार्यक्रम में दिया गया जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, और इस पुरस्कार का ये 13वां संस्करण था। अच्छा, इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, लोकमत मीडिया ग्रुप ने, नई दिल्ली में। और यहाँ पर 2 बड़े कलाकारों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित। इन दोनों ने पूरी जिंदगी संगीत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उसी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया, सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार दिया गया। अब पुरस्कारों की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी इफ्को साहित्य सम्मान 2025 दिया गया मैत्रेयी पुष्पा को। इफ्को युवा साहित्य सम्मान मिला अंकिता जैन को, उनकी पुस्तक ओहरे किसान के लिए। अशोक चक्र मिला शुभांशु शुक्ला को, देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और अभी मोदी जी को जेरूशलम में इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान मिला, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल कहते हैं इसको। वही सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में होगा अभी। और एक राजस्थान का एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इसके संस्थापक है सफीना हुसैन। इनको अभी 2026 के टाइम वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया था। और इनके इस एनजीओ ने, आपको याद होगा, पिछले साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन, डॉक्टर कृतिकारन। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 ये दिया गया
काव्य मदानी को ईरानी वैज्ञानिक है। इस पुरस्कार को जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 दिया गया कल्पना सोरेन को, झारखंड की विधायिका है। अरुंधति रॉय का एक मेमोयर है, संस्मरण है, मदर मेरी कम्स टू मी, और इसको अभी ऑटोग्राफी कैटेगरी में 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जबकि 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, आपके लिए होमवर्क प्रश्न दे रहा हूँ, कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी भैया ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और डेली पीडीएफ आपको मिलती है प्रैक्टिस के लिए। इनका मॉक टेस्ट होता है, क्विज आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी 1 मई को कौन सा देश ओपेक से अलग हो गया, तो आंसर होगा यूएई। फिर पूछा कि अभी डब्ल्यूएचओ ने शिशुओं के लिए विशेष रूप से एक दवा है आर्टेमेथर ल्यूमफेंट्रिन, इसको मंजूरी दे दी, इसका संबंध है मलेरिया से। फिर पूछ रहे हैं एटलस स्वाम ड्रोन सिस्टम का अनावरण किसने किया, चाइना ने किया। फिर पूछ रहे मिशन जागरूक नाम से एक अभियान शुरू किया सेबी ने। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सभी भारतीय उत्पादों के लिए 100% निर्यात शुल्क समाप्त हो गया, न्यूजीलैंड। और गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई अभी विशाखापत्तनम में। और किसने भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू किया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद पूछा सिपरे की रिपोर्ट आई ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025, जिसके अनुसार भारत सैन्य खर्च में दुनिया में कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पे। फिर पूछा था अभी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये मनाया गया कब, 29 अप्रैल को। फिर पूछा लद्दाख के उपराज्यपाल, उन्होंने अभी लद्दाख में कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी, तो आंसर होगा 5। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अट्टुकल पोंगल त्योहार ये कहाँ मनाया गया, तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।